नमस्कार दोस्तों, फिर से हम लोग चलते हैं आगे। देखो आगे है 202। 202 देखो अनुच्छेद है 202। देखो आपने देखा होगा अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 यहाँ पे है अनुच्छेद 202। देखो अनुच्छेद 202 जो है, देखो अनुच्छेद 202 है। जैसे वहां पे क्या था, अनुच्छेद वहां पे 112 था। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट हर वर्ष क्या करती है, वार्षिक वित्तीय वितरण करती है, मतलब ना वार्षिक बजट निकालती है। कौन? केंद्र सरकार। उसी तरीका से हर वर्ष एक स्टेट गवर्नमेंट भी वित्तीय वितरण निकालती है कि कितना पैसा खर्च करेंगे एजुकेशन पे, कितना पैसा खर्च होगा सड़क पे, एजुकेशन पे, डिफेंस में, बहुत सारे फील्ड में खर्च करेंगे। हर अलग अलग क्या होगा डिपार्टमेंट में क्या होगा। तो ये अनुच्छेद 202 के तहत बोला गया, मतलब यही कहा गया है कि हर राज्य का राज्यपाल हर वर्ष वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक वित्तीय वितरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विधानसभा में प्रस्तुत करेगा, जिसको आप आम चाल की भाषा में क्या बोलते हो, राज बजट बोल सकते हो। क्या इसमें क्या क्या होती है, यही राज्य का आय होगा कि रेवेन्यू कितना रिसिप्ट होगा, उसमें टैक्स कितने आएंगे, शुल्क कितना होगा, अनुदान क्या होंगे, राशि क्या होंगे, फिर राज्य का व्यय मतलब ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, सरकार खर्च कहाँ कहाँ करेगी, पेंशन में, वेतन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ये सब ना पूंजीगत मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार क्या क्या करेगी, सड़क बनाएगी, पुल बनाएगा, बिजली परियोजना जैसे कार्य में निर्वहन करेगी। ऋण और अनुदान, ऋण और अनुदान का मतलब ना सरकार कहाँ से ऋण लेगी और किसको अनुदान देगी, ये सब राज्य सरकार की काम होती है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि 202 के तहत वार्षिक वित्तीय वितरण है। ठीक है, आगे चलते हैं। 203 के तहत क्या बोला गया है, 203 के तहत, 203 के तहत कहा गया है कि विधान मंडल में प्रांकलनों के संबंध में प्रक्रिया, मतलब ना ये बोला गया है कि जो भी 203 में 202 में जो बजट बन के तैयार होगा, तो राज्यसभा में क्या होगी, हर वर्ष चर्चा पे मांग होगा, मीन्स अनुदान की मांग, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, ना कि हमें एजुकेशन मिनिस्टर को कितना पैसा देना है, सड़क मिनिस्टर को कितना देना है, मतलब हर हर मंत्रालय जो होंगे वो अपनी राशि को मांग करेंगे। कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 203 के तहत। ठीक है, वहां कितना था, वहां 113 था। जैसे शिक्षा विभाग को कितना देना है, स्वास्थ्य विभाग को कितना देना है, कृषि विभाग को कितना देना है, ये सब पैसा 203 के तहत मांग करेगा। कौन? अपना मंत्रालय। ठीक है, और 204 के तहत विनियमित विधेयक होगा, मतलब उनको पैसा मिलेगा। 204 के तहत बोला गया है उनको पैसा मिलेगा, मतलब एक छोटा सा विनियोग विधेयक लगेगा और उनको पैसा फंडिंग जो किया गया ना कि इतना पैसा एजुकेशन को, इतना स्वास्थ्य को, इतना कृषि को देना है, तो दे दिया जाएगा 203 के तहत। मन जो भी अनुदान की मांग होगी ना, वो अगर आपको स्वीकृति लेना है तो आप ले सकते हो, वो भी कानूनी अनुमति से। ठीक है, मतलब राज्य सरकार बिना अनुमति के 1 रुपया भी राजकोष से खर्च नहीं कर सकती है। ठीक है, ये अनुच्छेद 204 में बोला गया। ठीक है, 204 में यही बोला गया कि राज्यपाल की सिफारिश के विधेयक लाया जाएगा और राज्यपाल की अनुशंसा पे ही ये विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हो ना, तो ये अनुच्छेद 204 है। अनुच्छेद 205 में देखो क्या कहा गया है, अनुच्छेद 205 में कहा गया है कि सपोज दैट कि मान लो बजट तैयार करने में सरकार को अभी 3 महीना लग रहा है। ठीक है, राज्य सरकार को, और उसको पैसा की अर्जेंट जरूरत है, तो फिर वो पैसा कहाँ से लाएगा, जैसे पेंशन देना है, सैलरी देना है, बहुत सारे और भी काम होती है ना सरकार के, वो सब कहाँ से लाएगा, तो ये 205 के तहत उनको मिलेगा। मतलब ना जैसे मौजूदा बजट में अभी उनको समय लग रहा है, पेश करने में टाइम लग जाएगा, तो यहीं पे एक क्या हो जाती है, सप्लीमेंट्री बजट भी बात बोला जाता है कि 205 के तहत जैसे किसी काम को मतलब ना मजूरी राशि खर्च हो गया हो, फिर कोई व्यय शामिल नहीं किया गया हो, तो यही सब होती है ना कि सप्लीमेंट्री अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। जैसे मान लो कि शिक्षा मिनिस्टर को, शिक्षा मंत्रालय को 2000 करोड़ देना था,
और शिक्षा मंत्रालय ने 2004 करोड़ खर्च कर दिया। तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो ऐसे ही मांगा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2205 के तहत है। जैसे मान लो कि शिक्षा मंत्रालय में 200 करोड़ पैसा आवंटन हुआ था और उन्होंने खर्च कर दिया, मतलब टारगेट था कि 200 करोड़ में एजुकेशन सही हो जाएगा, लेकिन 210 करोड़ लग गया। तो भाई 10 करोड़ तो घर से नहीं लगाया होगा, तो 10 करोड़ रुपया यहीं से लगेगा, अनुपूरक से अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान मांगा जाएगा। ठीक है, अब आती है 206। कभी कभी क्या होती है ना कि सरकारें जो होती है वो उनको बजट लाने में समय लग जाता है। मान लो कि फरवरी में बजट आना है और दिसंबर में ही सरकार को पैसा की जरूरत है, तो फिर क्या होगी, सैलरी देना है, पेंशन देना है और भी सारे काम हैं और सरकार को तुरंत खर्च करना हो, तो ये 206 के तहत एक लेखानुदान बनाया जाता है, प्रयाणानुदान बनाया जाता है, अपवान अनुदान बनाता है। ये एक टेम्पोररी परमिशन होती है जो बजट के पारित नहीं होता है, लेकिन उसी में डाल दिया जाता है कि जो भी पूरा बजट होने से समय से पहले कुछ महीने के लिए, खास करके 2-4 महीने के लिए जो खर्च के ये पैसा होती है ना, वो अनुमति ले जाती है, जिससे सरकार की जो कामकाज है ना वो ना रुके। खास करके सरकार कहाँ पैसा ज्यादा खर्च करती है, वेतन में, पेंशन में, प्रशासनिक अनुमति में ही तो खर्च करती है। ये एक पूर्ण बजट का हिस्सा नहीं होता है बल्कि अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये हमारा 206 में बोला गया। 207 में कहा गया वित्त विधेयक के बारे में चर्चा। देखो वहां पे क्या था, वहां पे 109 था वित्त विधेयक पे चर्चा, यहाँ पे है 207। मतलब वित्त विधेयक कौन सा विधेयक होगा, तो ये वित्त विधेयक होंगे जो लोक राज्यसभा में ही, सॉरी राज्य विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। मतलब राज्य में जो भी धन से संबंधित विधेयक होगा, जिसको मनी बिल बोले जाते हैं, वो राज्यपाल के अनुशंसा के ही अनुसार हम इसको पेश करेंगे। जैसे कर, टैक्स हो गया, राज्य की कितना इनकम हो गया, व्यय हो गया, वो ऋण लेना देना, फिर राजकोषीय से धन निकालना, ये सब धन विधेयक होता है। तो ये सब धन विधेयक को हम ये विधानसभा में ही पेश कर सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद में इसको पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये राज्यपाल की अनुशंसा है कि कोई भी धन विधेयक को बिना मंजूरी के नहीं पेश कर सकते। जैसे वहां पे 110 था, समझ रहे हो ना, राष्ट्रपति के मंजूरी पे। ठीक है, यहीं पे यहाँ पे विधान परिषद की यही होती है जो वहां पे राज्यसभा का होता था कि राज्यसभा वहां कुछ नहीं कर सकता है मनी बिल पर, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकता है या अपनी सहमति दे सकता है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरीका से यहाँ पे भी विधान परिषद ऐसे ही करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 207 के तहत। समझ में आ गया। अब है 208। देखो 208 क्या बोला गया है। जिस तरह से आपने वहां देखा होगा ना कि 208 क्या कहता है ना कि जो राज्य विधानमंडल के कार्य संचालन होंगे वो कैसे चलाया जाएगा, ये बताया गया है 208 में। 208 में बताया गया है कि राज्य की जो विधान सभाएं होगी या विधान परिषद होगी, वो अपने अपने जो भी कार्य होंगे, नियम होंगी, प्रक्रिया होगा, वो खुद बनाएंगे। समझ रहे हो ना, मतलब विधानमंडल कैसे काम करेगा, चर्चा कैसे होगी, मतदान कैसे होगा, सब उसी के नियम से है ना, सब बनाएंगे कौन, विधानमंडल खुद बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है विधानमंडल में 2 सदस्य, 2 मेंबर होती है, एक तो विधानसभा होता है और एक विधान परिषद होता है। जो भी कार्य संचालन होगा, रूल ऑफ प्रोसीजर, वो सब क्या होंगे, विधानमंडल के तहत होंगे। ठीक है, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, बहस कैसे होगी, विधेयक कैसे लाए जाएंगे, पारित किसे किया जाएगा, मतदान का चर्चा का तरीका क्या होगा, सब ये 208 के तहत बताया गया। ठीक है, और ये सब पता है गवर्नर के अप्रूवल की बात होती है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बड़ी नियम होती है। तो ये सब 208 के तहत बताया गया। 209 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल में वित्तीय कार्यक्रम से संबंधित प्रक्रिया और विधि विनिमय। जैसे मान लो कि 208 के तहत आपने नियम कानून बना दिया, तो आपको पैसा की तो जरूरत पड़ेगी ना, मतलब बहुत सारे कर्मचारी होंगे, जो भी होंगे वो सब क्या करेंगे, ये अपॉइंटमेंट सब खुद निकाले जाएंगे। देखे होंगे आपने कि विधानसभा में, विधान परिषद में देखते हो ना, निकाला जाता है वैकेंसियां,
तो विधान परिषद में जो भी कर्मचारी होंगे, स्टाफ होंगे, उनकी नियुक्तियां, उनकी सेवा शर्तें, उनकी वेतन, सब नियम जो है ना वो राज्यपाल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब राज्यपाल की पूरा शक्ति होगा कि विधानसभा विधान परिषद में जो भी काम करने वाले कर्मचारी होंगे ना, उनको कैसे अपॉइंटमेंट करना होगा, उनका प्रमोशन कैसे होगा, ट्रांसफर कैसे होगा, सैलरी कैसे दिया जाएगा, रिटायरमेंट कैसे दिया जाएगा, सब 209 में बताया गया है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। 209। अब है 210। देखो 210 जो करा, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं। देखो विधानमंडल में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी वो जनरली क्या होगी, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। मतलब ना जो भी भाषाएं प्रयोग होगी विधानसभा में, विधानमंडल में, वो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी। मतलब अनुच्छेद में कहा गया है कि जब तक कि विधानमंडल में कोई नया कानून नहीं बनाया जाए तब तक विधानमंडल में जो भी कार्रवाई होगा अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल ये निर्णय लेगा कि सदन की जो भी कार्रवाई होगा वो आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज में होगा। समझ रहे हो, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानसभा हिंदी में चलेगा, तमिलनाडु को तमिल में चलेगा, बंगाल बंगाली में चलेगा। इसका मतलब ना कि हर राज्य अपनी राजभाषा चुन सकती है। वहां देखो वहां क्या था, वहां था हिंदी और इंग्लिश को प्रसारित करना था, वहां हिंदी और इंग्लिश। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अपनी भाषा यूज कर सकते हैं। जैसे बिहार में ज्यादा हिंदी किया जाए, मतलब अपनी लोकल भाषा में आप प्रस्तुत कर सकते हो। अगर आपको कोई भाषा नहीं समझ आ रहा तो फिर आप इंग्लिश में करना होगा। मतलब किसी अन्य भाषा का प्रयोग विशेष अनुमति से संसद चाहे सदस्य चाहे तो अन्य भाषा जैसे भोजपुरी, मैथिली, मराठी, पंजाबी बोल सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चेयरपर्सन की अनुमति लेनी होगी। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। तो मोस्टली आप देखोगे ना तो जो भी कार्रवाई होती है ना वो हिंदी राजभाषा में होती है और जो भी आवश्यक दस्तावेज होती है वो इंग्लिश में रखी जाती है। तो मोस्टली आप देखोगे ना तो जो भी भाषाएं होगी वो चर्चाएं चलेगी हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 210 है। 210 वहां क्या था, वहां आपने देखा होगा तो 120 था, वहां 120 था, वहां कितना था 120 था, वहां कितना था 120 था, वहां कितना था 120 और यहाँ 110। वहां 120 यहाँ 110। वहां क्या था, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ है हिंदी ही इंग्लिश है लेकिन आप मातृभाषा में उपयोग कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। और देखो एक और अनुच्छेद है 345, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये राज्य की आधिकारिक भाषा है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 210 में यही कहता है कि राज्य विधानसभा जो भी होगा वो कार्यवाही की जो भाषा होगा वो अंग्रेजी में की जा सकती है या अन्य भाषा जो भी अध्यक्ष चाहे अनुमति आवश्यक है। मान लो बिहार में है तो बिहार में अध्यक्ष चाहे कि नहीं मैं भोजपुरी या हिंदी में बोलूँ, हिंदी में कर सकता है, लेकिन प्राइमरी जो होंगे लैंग्वेज वो इंग्लिश होगा। ठीक है, अब है अनुच्छेद 211। अनुच्छेद 211 कहता है कि विधानमंडल पे चर्चा का निर्बंध, जो विधानमंडल में चर्चा का जो निर्बंध होगा वो क्या होगा। देखो 211 सीधा कहता है ना कि जो भी राज्य विधानमंडल में या विधान परिषद में जो भी जज द्वारा जैसे हाई कोर्ट द्वारा जो भी चर्चा होगी वो अलाउ नहीं है। मतलब यहाँ पे आप किसी भी तरीका का कोई भी बात नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो 211 212 यही है। 211 में कह रहा है जज इस सब के बारे में कोई चर्चा नहीं चलेगा और 212 में कहा गया है कि विधानसभा वाला जो भी मंडल होंगे, विधान परिषद या विधानसभा वाला जो भी कार्यवाही होगा वो न्यायालय में नहीं चर्चा चलाना होगा। ठीक है, यही बोला गया है। मतलब ना सीधा यही कहा गया कि जो भी जज की आचरण होगा, जो भी उनकी बिहेवियर होंगे, ये सब बात हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारी जो न्यायपालिका है ना वो इंडिपेंडेंट है, कोई किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। और इसी तरीका से 212 में भी यही करना है, वहां पे भी कि हम वहां वाला चर्चा यहाँ नहीं और यहाँ वाला चर्चा वहां नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे राज्य की विधानसभाएं और विधानसभा की जो भी कार्रवाई होगा वो कर न्यायालय में या तो मुकदमा या जांच नहीं की जाएगी, क्या हो रही है नहीं हो रही है न्यायालय को उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, या कोई भी आप प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हो। ठीक है,
अच्छी बात है ये। आगे चलते हैं, आते हैं अब है 213। देखो वहां था अध्यादेश जारी करने की शक्ति, कौन? राष्ट्रपति जी। कब करते थे? 123 में। यहाँ क्या है? 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को होगा। विधानमंडल के जो भी विश्वासित है वो अध्यादेश कौन जारी करेंगे? राज्यपाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? फिर से थोड़ा सा समझ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। देखो क्या है? 202 है वार्षिक वित्तीय वितरण करेगा राज्य सरकार। 203 के तहत विधानमंडल में जो भी बजट होगा कि कौन मंत्रालय को कितना पैसा आवंटन करना है, 203 के तहत कैसे पैसा निकालना है राज्यपाल की अनुमति से, वो 204 के तहत। 205 के तहत है ना कि मान लो कि आपको बजट में 2 लाख मिला, खर्चा कर दिया 5 लाख, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा खर्चा हुआ वो अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान के तहत मिलेगा, 205। फिर 206 के साथ मान लो कि राज्य सरकार को इमरजेंसी में पैसा चाहिए और अभी बजट आने में समय है, तो फिर उस पैसा से ये मिलेगा। 207 के तहत कहा गया वित्त विधेयक की विशेष उपबंध है। 208 के तहत करा प्रक्रिया के नियम, हर प्रक्रिया का नियम, जैसे विधानसभा का, विधान परिषद की अपनी अपनी प्रक्रिया होगी। 209 में बोला गया है कि जो भी प्रक्रिया होगा उसमें कितना पैसा खर्चा होगा, उनकी अपॉइंटमेंट, मतलब बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे, उनकी सैलरी कैसे होगा, रिटायरमेंट कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, ये सब खुद नियम बनाएंगे राज्यपाल की अनुमति से। 210 में करा विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, मोस्टली भाषा इंग्लिश होगी, वहाँ 120 था, यहाँ 210 है। लेकिन यहाँ आप रीजनल भाषा में भी चला सकते हो, क्योंकि भारत का जो है ना 345 राज्य का राजकीय भाषा है, तो इससे भी आप यूज कर सकते हो। 211 करा विधानमंडल में चर्चा का निर्बंध, मतलब कोई भी जो भी आप चर्चा वगैरह करोगे, जैसे विधानमंडल में जो भी कुछ होगा वो न्यायालय के रिलेटेड कोई भी चर्चा यहाँ आप नहीं चला सकते हो। और 212 में यही बोला गया है कि जो भी चर्चा विधानसभा या विधान परिषद में होगी वो आप न्यायालय में नहीं चला सकते, या न्यायालय आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा, आप क्या कर रहे हो हाउस में, कोई मतलब नहीं है। मतलब ना प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना कोई केस होगा, कुछ नहीं होता है वहाँ, क्योंकि आप जानते हो ना कि हमारा जुडिशरी जो है ना वो फ्रीडम है। ये 212 तक हम लोगों ने कर लिया था। 213 था कि राज्यपाल जो थे, राज्यपाल महोदय जी क्या करेंगे? अध्यादेश जारी करेंगे। अध्यादेश क्या होता है सब जानते हो आप। अब आते हैं देखो 214, यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो 214 कहता है ना कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, मतलब बोला गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, या हर राज्य में न्याय का जो सर्वोच्च संस्थान होगा, स्पेशली राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, और राज्य की जो न्यायपालिका होगा वही प्रमुख होगा। 214 में ये प्रावधान दिया गया है। 214 में ये भी प्रावधान दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि हाई कोर्ट है, जैसे बिहार में तो पटना है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है, बॉम्बे में बॉम्बे, मध्य में जबलपुर, पंजाब हरियाणा में एक ही है ना। 231 के तहत ऐसा किया गया, आगे पढ़ेंगे। तो ये सब 214 में बोला गया है कि एक हाई कोर्ट की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। जैसे वहां पे कितना था? वहां पे 129 था, याद करो 129, यहाँ पे 215, मतलब बोला गया है कि हाई कोर्ट जो होगा वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब इसकी जो भी आदेश, फैसले, कार्यवाही जो होंगे वो अस्थायी रूप से रिकॉर्डेड रहेंगे और प्रमाण के रूप में इसको यूज कर सकते हैं, जो भी एविडेंस के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं अभिलेख की तौर पे। दूसरी बात है कि जो भी फैसला वगैरह सुनाई देगा ना, आप इसको आप अवहेलना नहीं कर सकते हो, आदेश को आप अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो सिविल कंडक्ट कहा जाएगा या क्रिमिनल कंडक्ट भी कहा जाता है, आप पे इलीगल एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का जो गरिमा है ना और स्वतंत्रता है उनको बनाए रखना है, ताकि कोई भी व्यक्ति, संस्था, अदालत आदेश अनदेखी ना करे। तो ये है अभिलेख न्यायालय 215 में बोला गया, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। देखो 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की गठन, उच्च न्यायालय का गठन होगा, उच्च न्यायालय का गठन मतलब कह रहा ना कि 216 में ये बोलता है कि हर राज्य में एक उच्च न्यायालय किन्हीं किन्हीं न्यायाधीश से मिलकर बनता है। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका कंपोजिशन होता है, प्रत्येक राज्य का तो एक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश होगा, उतने ही अन्य न्यायाधीश मिलकर बनेंगे। जितनी संख्या में राष्ट्रपति जो होंगे वो समय समय पे इनको निर्धारित करेंगे। मतलब आसान भाषा में समझो कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और एक अन्य न्यायाधीश होंगे जो इनकी राष्ट्रपति तय करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तय करते हैं। राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। जरूरत के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, ये होती है, ये प्रावधान 216 में बताया गया है। 217 में क्या कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी शर्तें क्या रूल होंगे। मतलब यही रूल होंगे ना कि राज्य के जो उच्च न्यायालय के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगा, उनकी योग्यता क्या होगी, उनकी समय पद क्या होंगे, तो ये सब 217 में बताया गया है। 217 में मतलब उच्च न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, मोस्टली राष्ट्रपति करते हैं। भारत के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनसे परामर्श लेंगे, बगल में राज्य के राज्यपाल से लेंगे, और जो भी उनके मुख्य न्यायाधीश होंगे वहां से लेंगे, तभी तो एक प्रोसेसर बनेगा। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे किया जाएगा और उनकी पद की शर्तें क्या होगी, ये सब बातें 217 में बताया गया है। ठीक है, न्यायाधीश बनने की योग्यता क्या होगी, सबको जानता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट, या कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद जुडिशरी ऑफिसर के रूप में काम किया हो। इसकी उम्र सीमा क्या होती है, 65 साल तक आप काम कर सकते हो। वहां कितना, सॉरी 62 साल तक, यहाँ पे है 62 साल और वहां कितना था, 65 साल। ठीक है, वहां कितना था, 65 साल, यहाँ है 62 साल। ठीक है, हटाने की शर्तें वही होगा, इम्पीचमेंट से हटाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब 217 के तहत है। 218 में क्या क्या बोला गया है, 218 में बोला गया है कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ भी उपबंध उच्च न्यायालयों में लागू होना। मतलब ना ऐसे समझो कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय, आप जानते हो ना कि सर्वोच्च न्यायालय इससे बड़े पद पे है, तो जो भी सर्विस कंडीशन होगा वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी लागू होगा, जब तक कि संसद कोई नया कानून ना बना दे। मतलब सीधा समझो, ये 218 में ये कहा गया है कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित जो भी प्रावधान होगा, सेवा, शर्तें, कार्यकाल, हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर भी उसी प्रकार लागू होगा जिस तरह से वहां लागू होता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया, कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन, सब सब वही होगा 218 के तहत। वहां जैसे था उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंध जो है ना, उच्च न्यायालय को भी लागू होना 218 के तहत। 219 के तहत करा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या प्रतिज्ञा कौन दिलवाते हैं, 219 के तहत राज्यपाल दिलवाते हैं। राज्यपाल मतलब उनको ऑथ लेना होगा ना, तो ऑथ लेने के लिए उच्च न्यायालय को 219 के तहत आपको देना होगा। किसके 219 के तहत कौन दिलाएंगे, राज्यपाल दिलाएंगे। ठीक है, 219 के तहत, 219 के तहत। ठीक है, शपथ। 220 में क्या कहा गया है, 220 में कहा गया है ना कि अस्थाई न्यायाधीश के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन। मतलब ना जैसे मान लो कि राष्ट्रपति ये कोई भी जज हैं अस्थाई न्यायाधीश के रूप में, और मान लो कि वो रिटायर हो जाते हैं, उनका अधिकार नहीं होगा उसी न्यायालय में वकालत करे जहां से पहले न्यायाधीश था। मतलब ऐसे समझो कि अनुच्छेद 220 ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का अस्थाई न्यायाधीश परमानेंट जज बन जाता है और बाद में वो रिटायर हो जाता है, तो उसे यह अधिकार नहीं होता कि उसी न्यायालय में वो प्रैक्टिस करे जो पहले न्यायाधीश था। ठीक है, तो ये बोला गया। मतलब अस्थाई अस्थाई न्यायाधीश अस्थाई न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्बंधन करना। मतलब सीधा ये बोला गया ना कि किसी भी उच्च न्यायालय में जो व्यक्ति अस्थाई न्यायाधीश रह चुका है
वो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। ये रूल बताया गया 220 में। 221 में क्या बोला गया है कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते होंगे, तो सिंपल है, ठीक है। अब आते हैं 222। 222 में कहा गया है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण करना, मतलब होती है ना कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया है कि किसी उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे एक राज्य से उच्च न्यायालय को दूसरे राज्य में न्यायालय में स्थानांतरित करने का पावर 222 में दिया गया है। और ये कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं होता है, ठीक है। और ये किसके परामर्श से करते हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से करते हैं। जैसे मान लो कि पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में करना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे उनसे परामर्श लेंगे, कौन? राष्ट्रपति, और ट्रांसफर कर देंगे, ऐसा होती है, ठीक है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को स्थानांतरण किसी उच्च न्यायाधीश में कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 222 के तहत कहा गया है। 223 के तहत कहा गया है 223 के तहत कहा गया है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मान लो कि बाय चांस जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब हैं वो अनअवेलेबल हो, मतलब उनके या मृत्यु हो गया हो, इस्तीफा दे दिया हो, या कोई बीमार पड़ा हो, किसी कारणवश वो पोस्ट खाली हो, तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करेंगे 223 के तहत, वो भी टेम्पोररी लेवल से करते हैं ताकि काम काज ना रुके, ठीक है। मतलब किसी उच्च न्यायालय को जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित हो जाए या रिक्त हो जाए, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय जी अस्थायी रूप से अपने कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। 224 में क्या कहा गया है? 224 में कहा गया है कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, जैसे कभी कभी क्या होती है ना कि मतलब काम काज बढ़ जाता है हाई कोर्ट में, तो बढ़ गया तो क्या होगा, बहुत सारे जो होती है ना वो न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है अस्थायी रूप से, और ये राष्ट्रपति जी करते हैं, ताकि मतलब एडिशनल रूप से किया जाता है ताकि क्या होना, काम काज ना रुके। एक तो होती है एक्टिंग जज और एक होती है एडिशनल जज, दो पार्ट से होती है। जो एडिशनल जज होते हैं ना वो होते हैं कि काम बहुत ज्यादा हो गया हो तब, और कार्यवाहक जज वो होते हैं जब पोस्ट खाली हो, ठीक है। तो ये होती है, ये 224 के तहत ऐसा किया जाता है, ठीक है। 224 का के तहत यही किया जाता है कि उच्च न्यायालयों में बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक तो हो गया कि टेम्पोररी लेवल पे काम को ज्यादा बढ़ गया उसके लिए नियुक्त करेंगे, और एक होगा कि मान लो कि बहुत अच्छे अच्छे बिल आ गए, मतलब केस आ गए हैं और केस काफी इम्पोर्टेंट है और इनको सुनना बहुत जरूरी है, तो ऐसे केस में आप रिटायर्ड जज को नियुक्त किया जाता है, ठीक है, उनकी एक्सपीरियंस के कारण, ठीक है। ऐसे न्यायाधीश की टर्नओवर जो होती है ना, टाइम पीरियड, वो मेनली 2 साल होता है, ठीक है। अब आती है 225। 225 क्या कहता है? 225 कहता है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, मतलब ये कहता है, मतलब 225 ये बताता है कि जब भी संविधान लागू हुआ था, तो आपको पता है कि 26 जनवरी 1950 से जो भी अधिकार दिया गया था हाई कोर्ट को, पावर दिया गया था, जुडिशरी क्षेत्र दिया गया था, जो भी प्रोसीजर था वो पहले भी जो था वो अब भी है, मतलब जो पहले पावर दिया गया था वो अभी भी विद्यमान रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है, जब तक कि संसद कोई नया कानून ना बनाते। जैसे बहुत सारे ब्रिटिश काल में दिया गया था पावर, तो वो भी आज भी वही पावर अवेलेबल है, ठीक है। ये 225 में बोला गया। 226 में बोला गया कुछ रीट की उच्च न्यायालय की शक्ति, जैसे 32 में रीट न्यायालय जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसी तरीका से 226 में कौन जारी करता है? हाई कोर्ट करता है, ठीक है। तो ये 226 के तहत होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? यहाँ तक क्लियर है?
यहाँ तक क्लियर है ना। अब आते हैं 227। तो 227 कह रहा है, 227 कहता है कि सभी न्यायालयों को अधीष्ट उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति। 227 में ये कह रहा है, 227 में ये कहता है कि जो सभी न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालय की शक्तियां होगी, जो भी मतलब पावर होंगे ना, वो उच्च न्यायालय की शक्ति होंगे, सभी भी इसके अधीन इस न्यायालय की शक्तियां जो होंगी। जैसे 227 में एक आता है कि हर उच्च न्यायालय के जो भी होंगे अधीनस्थ न्यायालय, इसका बहुत सारे ना सब कोऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो ट्रिब्यूनल जिसको बोलते हैं, उनकी जो भी काम काज होंगे ना, उन पे नजर रखना उच्च न्यायालय की प्राथमिकता होगा। मतलब ये सुनिश्चित करेगा कि कानून और संविधान के अनुसार सही तरीका से कार्य करे। तो दोस्तों ये 27 के तहत बोला गया, मतलब बोला यही गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार, अपने जो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी जो भी अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल न्यायालय है ना, उनकी शक्ति इनको प्राप्त होगी। ठीक है। इसी तरीका से 228 में कुछ मामले को उच्च न्यायालय को अंतरण करना। 228 में ही बोला गया है कि कुछ मामले ऐसे होंगे जिनको उच्च न्यायालय में अंतरण करना। जैसे कभी कभी क्या होती है ना, लोकल जो डिस्ट्रिक्ट होती है कोर्ट, वो फैसला तो सुना देती है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं ये मामला हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए, ये काफ़ी संविधान से रिलेटेड व्याख्या की बात है, तो फिर वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जो मामला होंगे वो अपने पास बुला लेगा। ठीक है। तो अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा मामला चल रहा हो जो संविधान की व्याख्या करता हो या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से जुड़ा हो मामला, तो क्या करेगा ना, वो हाई कोर्ट अपने पास बुला लेगा। ऐसे काम 228 में बोला गया। ठीक है। 229 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के अधिकार और सेवा का व्यय। देखो 229 में हाई कोर्ट अपने रूल से, जो भी रूल रेगुलेशंस जो होंगे वो अपना बनाएगा, मतलब ना पूरी तरीका से जो भी इनके कर्मचारी होंगे सर, जैसे बहुत सारे आप देखो ना हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, तो जो भी हाई कोर्ट में कर्मचारी होंगे, ऑफिसर स्टाफ होंगे, उनके खुद अपॉइंटमेंट करेगा, सर्विस कंडीशन क्या होगा, वेतन क्या होगी, वो सब कौन तय करेगा, मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। मतलब राज्य सरकार या राज्यपाल के पास नहीं, ये ध्यान रखना है कि ये पावर राज्यपाल के पास नहीं है, बल्कि मुख्य न्यायाधीश ही तय करते हैं उनकी सैलरी कितना मिलेगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनकी टर्म कंडीशन क्या होगा, सब मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है। तो ये 229 में ये बातें बोला गया है। ठीक है। जैसे देखते हो ना, बहुत सारे कर्मचारी जो होती है वो हाई कोर्ट में काम करते हैं, मतलब उनका वेतन कैसे है, उनकी क्या बोलते हो, प्रमोशन कैसे देना है, उनकी छुट्टियां कैसे देना है, सब है 229 में। 230 में कहा गया है, 230 में देखो क्या कहा गया, 230 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र में विस्तार। ठीक है। 230 में कह रहा है उच्च न्यायालय के जो भी अधिकार होंगे और सेवक होंगे उनकी वही वही 230 में यही बोला गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार में होगा किसी भी राज्य क्षेत्र के लिए किसी भी उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र में संख्या घटा सकता है या बढ़ा सकता है। ये 230 में बोला गया है। सीधा ये बोला गया ना कि राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए कानून या आदेश के द्वारा किसी उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वो किसी राज्य क्षेत्र में बढ़ा सकता है या घटा सकता है। जैसे कल के दिन मान लो कि पटना हाई कोर्ट को लखनऊ हाई कोर्ट से कनेक्ट कर दे, तो ये भी कर सकता है। तो देखते हो ना, दो या दो से अधिक राज्यों को एक साथ अधिकृत करता है। देखो 231 में यही बोला गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये 231 में किया गया। 230 में भी यही है, उच्च न्यायालय को अधिकार संघ के राज्य क्षेत्रों में विस्तार करना, और 231 में दो या दो से अधिक राज्यों की एक उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ये है 231 में। यहाँ तक क्लियर। अब है अधीनस्थ न्यायालय। देखो अधीनस्थ न्यायालय मतलब होता है ना छोटे जज वाले, डिस्ट्रिक्ट वाले। 233 में कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो जिला 233 में बोला गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल करेंगे या राष्ट्रपति करेंगे, तो आप ही बताओ कौन करेंगे। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कि ये राज्य के अधीन न्यायपालिका के संबंधित होती है। मतलब 233 यही कहता है
कि राज्य में एक जिला न्यायाधीश होगा, डिस्ट्रिक्ट जज की प्रमोशन होगा, उसकी पोस्टिंग कैसे होगा, ये सब पावर राज्य गवर्नर के पास होती है। लेकिन काम का जो भी होगा ना वो हाई कोर्ट के सलाह से ही किया जाएगा। तो 233 में यह प्रावधान दिया गया है। 233 के काम में वही है कि कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां कैसे होगा, उनका किया गया निर्णय आदेश विधित होगा। 234 क्या बोला गया, 234 में कहा गया है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों की व्यक्तियों को और भर्तियों, मतलब अगर मान लो कि अधीनस्थ न्यायालय में आप देखते हो ना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिविल जज होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, मुंसिफ होते हैं, निचली अदालत होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे किया जाएगा वो 234 में बोला गया। 235 में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा 235 के तहत। ठीक है, मतलब ना जो भी अधीनस्थ न्यायालय होगा उच्च न्यायालय के कंट्रोल में होगा, मतलब कंट्रोल ओवर सब ऑर्डिनेट। मतलब यह अनुच्छेद ये बताता है कि राज्य को जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे जैसे जिला न्यायालय, सिविल जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट, वो सब हाई कोर्ट के अधीन होंगे। ये कौन सा अनुच्छेद में है, 235 में। 236 में कह रहा है निर्वाचन, 236 में निर्वाचन, देखो वहां कितना था 147 था, 236 में ये बोला गया है ना कि कोई भी संविधान से व्याख्या करना है राज वाली, तो ये कौन करेंगे, हाई कोर्ट करेगी। मतलब 236 ये बताता है ना कि कोई भी अधिनियम से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण शब्द जैसे जिला न्यायाधीश, न्यायिक सेवा, संविधान का अर्थ क्या है, ये सब परिभाषाएं जो होगी वो निर्वाचन 236 के तहत कहेगा। 237 में है कि कुछ वर्ग और वर्गों के मजिस्ट्रेट में अधिनियम में लागू होना। 237 में यही बोला गया है कि अगर मान लो कि